देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों का कौमी दिन हर साल 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर सिपाहियों के लिए वक्फ है जिन्होंने मुल्क की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। ये दिन हमें उनके जज्बे, कुर्बानी और बहादुरी की याद दिलाता है। इस खास मौके पर मुल्क के अवाम उन बहादुर फौजियों और उनकी फैमिलीज को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुश्किल हालात में और मैदान जंग में अपनी जानें खतरे में डालकर मुल्क की हिफाजत की। आज हम जितने पुरअमन और मजबूत होने के साथ चैन की नींद ले पाते हैं, उसके पीछे उनकी कुर्बानियां कार फरमा हैं। हिंदुस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसमें बर्री फौज, फिजाइया और बहरिया शामिल है, न सिर्फ सरहदों की हिफाजत करती हैं बल्कि कुदरती आफात, अमन मिशन और दाखिली सलामती जैसे अहम मामलात में भी मिसाली खिदमात अंजाम देती हैं। वेटरन्स डे हमें ये याद दिलाने का मौका फराहम करता है कि उन बहादुरों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया गया और ना ही कभी भुलाया जा सकेगा। आज का दिन वेटरन्स के ताउन और कामयाबियों पर बात करने का दिन है। इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि हुकूमत और माशरा उनके हुकूक और जरूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वेटरन्स डे सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि हमारे बहादुर सिपाहियों के तई इजहार तशक्कुर है। ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि हमें उनके खुलूस और कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए। इस मौके पर हम सब अपनी मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों को सलाम करते हुए उनकी बेमिसाल हिम्मत, जज्बे और खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मौत की चौखट पे अपना फर्ज निभाते हैं फौजी, इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाते हैं। आदाब नाजरीन, फौजी अमर होता है। वर्दी भले ही जिस्म से उतर जाए लेकिन दिलो दिमाग से कभी नहीं उतरती और ना ही मुल्क की खिदमत का जज्बा कम होता है। इसीलिए सारी दुनिया अपने फौजियों को सलाम करती है, उनकी हिम्मत को त्योहार की तरह मनाती है। भारत के अजीम सपूतों ने भी इस मिट्टी के लिए लहू बहाया है, वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं और इन फौजियों को सलाम करना, इनकी बहादुरी को याद करना, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हर बरस 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। आज भी हम ये दिन मना रहे हैं, अपने फौजियों को याद कर रहे हैं, उनके कुनबे को और अपने बुजुर्गों को सलाम पेश कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं मेजर जनरल पीके सहगल रिटायर्ड और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं ब्रिगेडियर आरबी शर्मा रिटायर्ड। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ एनसीसी कैडेट्स भी हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले सहगल साहब से मैं जानना चाहूँगा और उनका इस्तकबाल करना चाहूँगा आज की इस पेशकश में कि जब हम आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे की बात करते हैं तो आखिर इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, किस लिए इस दिन को मनाते हैं और क्या कुछ इसके मकासद हैं? आपका सवाल जो है बहुत ही अहम सवाल है। अनेकों मकसद हैं जिसके लिए आर्मी वेटरन्स डे बनाया जाता है। सबसे पहले उन तमाम शहीदों को, उन तमाम आर्मी ऑफिसर्स को, जेसीओस को, एनसीओ ओआस को, आर्म फोर्सेस के पर्सनल को सम्मान देना जिनकी वजह से देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, देश की छवि जो है शानदार रही है और कायम रही है। उन्हीं की वजह से आज हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे रिस्पेक्टेड और सबसे रिगार्डेड आर्म फोर्सेस हैं और वास्तव में हिंदुस्तान की गार्डियन एंजल के तौर पे नज़र आ रही हैं। दूसरा, जो हमारी फैमिलीज़ के साथ है उनके साथ अपने ताल्लुकात को और इम्प्रूव करना और मजबूत करना।
तीसरा जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं और सर्विंग पर्सनल हैं उनके बीच में, और वेटरन जो हैं उनके आपसी संबंधों को और मजबूत करना। चौथा, जो उनके साथ जितनी उनकी समस्याएं हैं वेलफेयर को लेकर, उनकी पेंशन्स को लेकर, मेडिकल को लेकर, उनको सुनना और सरकार के सामने रखना। और सबसे बड़ा जो कारण है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, उसको इस्तेमाल करना देश की मॉडर्नाइजेशन के लिए, देश की आर्म्ड फोर्सेस की इम्प्रूवमेंट के लिए। और यही मकसद है। ये 9वां बारी है इसको हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है 2017 से, जबकि अमेरिका में इसको 2019 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदुस्तान में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आज हमारे प्रोग्राम में आर.बी. शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, जो ना सिर्फ आज़ाद हिंदुस्तान की फ़ौज से हैं, बल्कि वो उस फ़ौज से भी हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले कायम हुई, यानी उससे भी उनका ताल्लुक़ रहा। जी हाँ, आइए ने आज़ाद हिंद फ़ौज, आपका एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी का भी रहा और उससे पहले आज़ाद हिंद फ़ौज के वेटरन्स के साथ भी आपका संबंध रहा। अगर शर्मा जी से मैं पूछना चाहूँ कि वेटरन्स का क्या योगदान है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी फ़ौज की ताकत के लिए, तो कितना अहम हो जाता है? मैं चाहूँगा आप उस पर रोशनी डालें। मैं इसको संक्षेप में जवाब दूंगा जी। कि किसी भी राष्ट्र की सशस्त्र सेनाएं उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और उनके अंदर बहने वाले स्रोत और धाराएं वो वेटरन्स होते हैं, जिनके कारण से वो रीढ़ की हड्डी बनी होती है और वो रीढ़ की हड्डी उस पूरे शरीर का वज़न उठा के रखती है और उसके काम आती है। इसलिए हम सैनिक को और पूर्व सैनिक को अलग अलग नहीं देख सकते, वो वास्तव में एक हैं। एक ने अभी वर्दी पहनी हुई है, दूसरे ने वर्दी नहीं पहनी हुई, केवल अंतर ऐसा ही है। और हमेशा हमारा ध्यान उनकी तरफ रहता है और वो भी हर समय हमारी तरफ देखते रहते हैं। इसलिए इन पर्वों का ये एक राष्ट्रीय पर्व है। जब आप वेटरन्स के बारे में बात करते हैं, बहुत भारी महत्व देखता हूँ मैं, और इसका जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही भारत की शक्ति और भारत का मान सम्मान देश में भी और विदेश में भी होगा। बहुत खूब। यानी ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के हर मुल्क के लिए ज़रूरी है कि अपने वेटरन्स की वो अज़मत करें और उनकी बहादुरी को, उनके तजुर्बे को साथ कर अपने फ़ौज को आगे बढ़ाते हुए मुल्क को तरक्की के राह पर लेकर के जाएं। सहगल साहब हमारे साथ हैं और 1965 की लड़ाई हो या 1971 की या फिर 1999 की, सब के अंदर शामिल रहे और फ़ौज की ताकत का हिस्सा रहे। उनसे जानना चाहूँगा कि आप, अगर मैं आपके तजुर्बे से जानना चाहूँ तो कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आपको लगा कि जहाँ हमारी आर्मी ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। 1965 की वॉर जो थी उसमें पाकिस्तान के पास हमसे बेहतर हवाई जहाज़ थे, बेहतर टैंक्स थे, बेहतर तोपें थी। उसके तोपखाने की रेंज 21 किलोमीटर थी, जब हमारे तोपखाने की रेंज मैक्सिमम 11 किलोमीटर थी। उसके बावजूद जब लड़ाई हुई तो जीत हमारी हुई, क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन जो था उसका मोराल, उसका मोटिवेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी लीडरशिप बहुत ही अहम थी और पूरा देश एकजुट होकर अपने फ़ौज के पीछे खड़ा था, जिससे पाकिस्तान की बहुत बड़े पैमाने पर हार हुई। फिर जो है 1971 वॉर था, पाकिस्तान ने बड़ी डीवियसली हमारे 12 फ्रंट लाइन एयरफील्ड्स के ऊपर एक समय हमला किया 3 दिसंबर को। उसके बावजूद जो हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, हिंदुस्तान केवल दुनिया में एक ही देश है जिसने 14 ही देश में एक नया देश खड़ा कर दिया। ये दुनिया के इतिहास में, वॉरफेयर के इतिहास में पहला एग्जाम्पल था। फिर पाकिस्तान के 93,000 ट्रुप्स, जिनके पास 6 महीने का वेयर विदॉल था लड़ाई करने के लिए, उन्होंने हिंदुस्तान के फ़ौज के सामने घुटने टेक कर दिए। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लार्जेस्ट कैपिचुलेशन बाय एनी आर्मी इन द वर्ल्ड था। फिर हिंदुस्तान की फ़ौज बड़े पैमाने पर तकरीबन 4 से 6 महीने बांग्लादेश में रही। जो भी फ़ौज किसी और देश में जाती है, उसके जवान, उसके ऑफिसर्स वगैरह कई प्रकार से लूटमार करते हैं, बलात्कार वगैरह करते हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज के खिलाफ एक भी एलिगेशन नहीं उठी, किसी प्रकार की हमने लूटमार नहीं की। जिस माफ़ी का हमने
कैरेक्टर, जिस माफ़ी की इंटेग्रिटी, जिस माफ़ी का कंपैशन और सेंसिटिविटी दर्शाया, दुनिया उसको देख के दंग रह गई। जहाँ तक 99 की वॉर है, पाकिस्तान ने बड़ी चापलूसी से 250 किलोमीटर मारपोला से लेके 250 किलोमीटर ईस्ट तक सारी जो पहाड़ियाँ थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। उसका मकसद था किसी प्रकार से लेह को हिंदुस्तान से अलग करना और हमारे लिए सियाचिन को कायम रखना मुश्किल हो जाए। उसकी फ़ौज तकरीबन 6 महीने से वहाँ बैठी हुई थी, बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की थी और हम डाउन नीचे थे। वहाँ का सबसे टेरेन जो है मुश्किल है, एनवायरनमेंट काफ़ी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हॉरेंडस था। मैं 4 साल वहाँ हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था। नीचे का तापमान तकरीबन 5 डिग्री था, ऊपर का तापमान -30 से -40 था। नीचे के स्लोप 30 डिग्री थे, ऊपर के स्लोप 60 to 70 डिग्रीज और कुछ जगह में जहाँ टाइगर हिल वगैरह थे ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। कोई भी दुनिया की फ़ौज जो है, चाहे वो अमेरिका भी होती, उसको आसानी से पछाड़ नहीं सकती थी। लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज ही एक ऐसी फ़ौज है जिसने वो कर दिखाया जो शायद दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती। हमने पाकिस्तान को भी वहाँ से पछाड़ा और वास्तव में सिद्ध किया कि हिंदुस्तान की फ़ौज में वो क्षमता है, वो ताकत है, वो दम है, वो आबरू है, वो शक्ति है। हर प्रकार के दुश्मन को एक किस्म से ख़त्म कर सकते हैं, फना कर सकते हैं। और बहुत हमने खूब। करके दिखाया। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये तमाम वो वाक़यात थे जो तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं और जिन्होंने हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र का मौका दिया, फ़ख्र करने का मौका दिया और सब ने सर ऊंचा करके इस जीत को और इस सहरे को अपने सर पर सजाया। हमारे साथ शर्मा जी भी हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि जब हम वेटरन्स डे की बात करते हैं, याद करते हैं अपने बहादुर फ़ौजियों को, तो आपकी सर्विस के दौरान क्या आपके कुछ साथी ऐसे रहे जिनकी शहादत ने आपको बहुत मुतासिर किया और आपको ये एहसास कराया कि इस मुल्क की कुर्बानी के साथ साथ अब हमें और ज़्यादा देश के लिए कुछ करना है? मैं इस बात का जवाब देने से पहले जो अभी बात जन साहब ने की उसका एक छोटा सा और पहलू आपके सामने रखता हूँ जी। और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये जगत में सबको मालूम है, संसार भर में, कि भारत की सेनाएं न केवल अपनी क्षमताओं के आधार पर बहुत प्रबल हैं, बल्कि उनके जो कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं और जो उनके मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, वो भी बहुत ऊंचे हैं। और उसका उदाहरण ये है, उदाहरण देके मैं बात समाप्त करूँगा, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी किसी दूसरे देश में भी शांति सेना के शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा किसी देश की सेनाओं को भेजने का प्रश्न उठा, तो उसमें भारतीय सेनाओं का सबसे अधिक योगदान रहा। बहुत खूब। और हम हर जगह से बिल्कुल अपने देश के लिए और यूनाइटेड नेशंस के लिए और जिस देश में गए उसके लिए, उन तीनों के लिए मान और सम्मान का पात्र रहे। ये हमारी सशस्त्र सेनाओं की बड़ाई या उनकी शक्ति का आधार रहा है। बहुत खूब। सहगल सर से जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे साथी जिनको इस मौके पर वो याद करना चाहें जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। देखो, 1962 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, 99 की लड़ाई में और बड़े काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अनेकों लोगों ने, जवानों ने, ऑफिसर्स ने, एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने, नेवल ऑफिसर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आपको याद होगा कर्नल तारापुर जो हैं, जो 65 में पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने शहादत दी। आपको याद होगा खेतरपाल थे, अरुण खेतरपाल थे, उनको भी परमवीर चक्र मिला। सबसे पहले जो था एक मुस्लिम ऑफिसर था 65 में जिसको अब्दुल हमीद, उसने पाकिस्तान के टैंक्स को बड़े पैमाने पर बर्बाद किया, उनको मिला। फिर मेजर शैतान सिंह थे, फिर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वी एन शर्मा हैं, उनके भाई को भी 62 में परमवीर चक्र मिला था। फिर मेरे अपने जो WT इंस्ट्रक्टर थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, दान सिंह थापा, उनको चाइना के खिलाफ शानदार परमवीर चक्र मिला। फिर 71 वॉर में बहुत सारे लोग हैं जैसे कैप्टन बत्रा,
और अनेकों और लोगों ने शहादत दी। इस माफ़ी की शहादतें फिर अगर आपको याद होगा, बन्ना सिंह है, सूबेदार बन्ना सिंह, जो हमारे सियाचिन में सबसे ऊंची पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम है बन्ना पोस्ट। वो 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। पाकिस्तानी आए दिन हमको तंग करते थे। उन्होंने एक बड़े डेयर डेविल ऑपरेशन से उस पोस्ट को कैप्चर किया और आज भी वो जिंदा हैं। रिपब्लिक डे परेड में आप उनको देखोगे। उनका नाम है सूबेदार बन्ना सिंह। उन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया। फिर अनेकों और हैं जो अभी भी जिंदा हैं जिन्होंने परमवीर हासिल किया। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी और उनको नमन करना, उनको याद करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बड़े वो इंस्पिरेशन के तौर पे सबके सामने नज़र आते हैं, फौजियों के सामने, सिविलियंस के सामने, और बड़े पैमाने पर आज वो लोगों को संबोधित करते हैं। मेरे साथ कई स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने मेरे साथ भाषण दिए और बड़े पैमाने पर जो है लोग उनसे प्रभावित होते हैं। उनकी कुर्बानियों को जब सुनते हैं तो उनको उसी माफ़ी की खुशी होती है जिस माफ़ी की खुशी उनको हुई थी। उनसे पूछा गया जब उसके ऊपर पहली गोली लगी तो आपको कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे को पता ही नहीं लगा कि मुझे कोई गोली लगी। मेरा दिल और दिमाग और ध्यान तो सिर्फ यही था कि मैं पाकिस्तान की पोस्ट को कैसे कैप्चर करूं, उनकी मशीन गन को कैसे डिस्ट्रॉय करूं, ताकि मेरे बाकी साथी जो है अपने कार्य को सही प्रकार से कार्य कर सकें। बहुत खूब, बहुत खूब। और जब अब नए दौर की बात होती है जहां हमने इतनी कुर्बानियां दी अपने जवानों की और उसके बाद फिर हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह हैं। नए दौर, नए चैलेंजेस, इनका सामना होता रहता है और दूसरी तरफ नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं। हमारे साथ शर्मा जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जब हम नई टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं और नए चैलेंजेस की बात करते हैं तो क्या कुछ हमारे सामने, हमारी फ़ौज के सामने चैलेंजेस हैं और किस तरह से हमारी फ़ौज उन चैलेंजेस को दूर कर रही है? देखिए, फौजों के सामने चैलेंजेस हमेशा रहे हैं। एक ही लड़ाई दूसरी बार नहीं लड़ी जाती। आगे क्या होने वाला है इसके बारे में हमारा सोच विचार रहता है। किस प्रकार का कौन शत्रु है और उसके पास क्या शक्ति है और उसकी क्या तकनीक हो सकती है, उसका मारक जो उत्तर है वो हमें ढूंढते रहना पड़ता है। इसलिए आज ये कहना कि इतने से ही हम प्रगतिशील रहेंगे ही, और हर एक क्षेत्र में देखिए, हर एक ये जो शस्त्र है, शस्त्र अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। शस्त्र का जो स्वरूप आज है, काम उसका वही है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता गया है। उसके अनंत स्वरूप हैं और आगे आने वाले शस्त्र भी अलग अलग स्वरूप के, अलग अलग मारक क्षमताओं के, अलग अलग उनको प्रयोग करने की विधियों के, अनेक उनके जो समस्याएं हमारे सामने आएंगी उनका उत्तर देने के लिए वो सब हमारी तकनीकों में शामिल रहते हैं और शामिल होते रहेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे सहगल साहब से कि जब हम बात करते हैं भारत की, हमारा सदियों पुराना इतिहास है, और हम जब अपनी आज की फ़ौज की बात करते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान की फ़ौज की बात करते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं, यानी आज़ादी से पहले का भारत और आज़ादी के बाद का भारत, हमारी फ़ौज में क्या तब्दीली आई, किस तरह की हमारी फ़ौज आज़ादी के बाद हमें फ़ौज मिली और कितना हम ताकतवर हुए, मैं चाहूँगा इस पर रोशनी डालें। देखो, आज़ादी से पहले 1000 साल तक ये देश जो है तकरीबन हर लड़ाई को हारता रहा। जो भी खैबर के रास्ते से आया हमारे ऊपर हामी हुआ। मोहम्मद गौरी तो 17 बारी आया कुछ हज़ार घुड़सवारों को लेकर, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया, बड़े पैमाने पर सोना चांदी ले गया, हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बहुओं को अपने हैरम के लिए ले गया। और ये देश बार बार एक कॉन्टिनेंटल साइज़ का देश था, लेकिन बार बार पिटता रहा। फिर जो भी समुद्री तट से आया, चाहे वो पोर्चुगीज़ थे, चाहे डच थे, चाहे फ्रेंच थे, चाहे ब्रिटिशर्स थे, वो भी हमारे ऊपर हामी हुए। आज़ादी के बाद हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी। 1962 की लड़ाई हम हारे सरकार की कमज़ोरी की वजह से, ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स की। बाकी तमाम लड़ाइयाँ हमने बड़े शानदार तरीके से लड़ी। 48, 65, 71, 99,
और पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से हारा कि आज तक अपने वुंड्स को लिख कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा था हिंदुस्तान का कैसे मुकाबला किया जाए। इससे पहले जो मेरे तो पैनलिस्ट ने जवाब दिया था, अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई और इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई को देखते हुए साफ तौर पर नज़र आता है कि आजकल की लड़ाई जो है हाइब्रिड वॉरफेयर है, असिमेट्रिक वॉरफेयर है, बड़े पैमाने पर इसमें साइबर वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, रोबोटिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों में हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर ध्यान दे रहा है। अगर आप देखोगे रिपब्लिक डे परेड के समय के बाद में जब बीटी का रिट्रीट होता है, हमने 1000 ड्रोन्स को एक समय दर्शाया, जिससे अब साफ तौर पे देश को पता लग गया कि हिंदुस्तान के पास भी ड्रोन शक्ति बड़े पैमाने पर आ गई है, इंक्लूडिंग स्वॉर्म ड्रोन्स। साइबर वॉरफेयर जिसमें हम काफ़ी कमज़ोर थे, बड़े पैमाने पर पिछले 10 साल से हमने इसराइल से, हमने जापान से, अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से हर प्रकार की काबिलियत को हासिल किया है ताकि हम अपनी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। जहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसमें भी बहुत पैमाने पर हमने तरक्की की है। फिर स्पेस बेस्ड वेपन्स में भी हमने एक स्पेस कमांड को एक किस्म से शामिल किया है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ साथ उसमें एक सेल बनाया है जो हमारे स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक ड्रोन्स का ताल्लुक है, बड़े पैमाने पर ड्रोन्स हिंदुस्तान की फौज में शामिल कर दिए गए, स्वॉर्म ड्रोन्स को भी शामिल कर दिया गया है, अंडर वाटर ड्रोन्स को भी शामिल कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर हमारी मॉडर्नाइजेशन हो रही है। हम कई प्रकार के फोर्स डिग्रेडर्स और फोर्स मल्टीप्लायर्स को शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे जो दुश्मन है चाइना, जिसके पास सुपीरियर स्ट्रेंथ है, उसको हम बड़ी आसानी से डिग्रेड कर सकें। ऐसे में मैं साफ तौर पर आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे बजट की कमी के बावजूद हम बड़े पैमाने पर तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारे देश को कोई भी दुश्मन जो है ललकार ना सके, और जिसने भी हमको ललकारा हम उसको सही तरह से जवाब दें। बहुत खूब, बहुत खूब। और यहाँ पर अब वक्त है क्वेश्चन आंसर का। हमारे साथ एनसीटी कैडेट्स मौजूद हैं और ये हमारे मुल्क की ताकत में ख़वातीन की नुमाइंदगी को जाहिर भी कर रही हैं। अब इनके सवालों को हम लेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स उनका जवाब देंगे। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण समस्या है और आपके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनका दबाव बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, तो उस समस्या को आपने किस तरह हैंडल किया होगा और क्या क्या उसके बारे में सोचा होगा कि मैं इसे और बेस्ट कर सकता था? बहुत खूब। यानी अगर आपके ऊपर आपके अधिकारी का कोई दबाव है और कोई समस्या है तो उस दबाव से आप कैसे निकल सकते हैं और उस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं? देखो, थ्रू माई करियर काफ़ी बार इस माफी के दबाव थे, बट किसी प्रकार से आपको प्रिंसिपल्स को, एथिक्स को, मॉरल्स को और आपकी इंटेग्रिटी को, करेक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यू गॉट टू स्टैंड फर्म एंड डिप्लोमेटिकली फेंड ऑफ। इस माफी के बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं जब आपके ऊपर सरकार का दबाव होता है, कभी किसी बड़े अधिकारी का दबाव होता है, किसी ब्यूरोक्रेट का दबाव होता है, लेकिन आपने बड़ी सावधानी से अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने मॉरल्स को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने एथिक्स को, और आपने वही कार्रवाई करनी है जो वास्तव में करना चाहिए। अगर आपको याद होगा, अप्रैल के महीने में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने जनरल मानेकशॉ को कहा था पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा था अभी मेरी फ़ौज तैयार नहीं है और मैं अभी हमला नहीं कर सकता, मेरे को पासेस खुले हैं, चाइना इंटरवीन करेगा, हमको पहले एनवायरनमेंट को शेप करना है, दुनिया को दर्शाना है कि हम हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं युद्ध को टालने की, और मेरी फ़ौज को तैयार होने में मेरे को कई महीने और लगेंगे। उस समय मैं खुद मौजूद था। ही कैटेगोरिकली स्टेटेड कि जब तक हम हर प्रकार से तैयार नहीं है मैं युद्ध को नहीं करूँगा, क्योंकि हम लड़ाई हार सकते हैं, वो रिवरिन टेरेन है हमारे लिए, हम फंस जाएंगे और चाइना भी इंटरवीन करेगा। और इसी माफिक एट एवरी लेवल, एट एवरी ऑफिसर लेवल यू हैव द करेज ऑफ कन्विक्शन, और आप अपने करेज ऑफ कन्विक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। बहुत खूब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वक्त कम है, जल्दी जल्दी सवाल पूछेंगे और फिर हम उसका जवाब लेंगे। जय हिंद सर, आई एम संस्कृति। So today I wanted to ask that according to you, what are the challenges and what is the biggest challenge that the Indian Armed Force is facing right now and how we can tackle them? सर, इस दौर में क्या बिगेस्ट चैलेंज है इंडियन आर्मी के सामने और किस तरह से हम उसको टैकल कर रहे हैं? संस्कृति, आज
सेना के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, आप ठीक कह रहे हैं, वो राष्ट्र के चैलेंजेस हैं, इसलिए हमारे चैलेंजेस हैं। और राष्ट्र के साथ मिलकर और राष्ट्र की गाइडेंस में उन चैलेंजेस से हमने दो हाथ करने हैं। हमारे जो जो हम प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे, हमारे से डाह रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग बढ़ेंगे और वो किसी न किसी प्रकार का चैलेंज हमारे सामने खड़ा करेंगे। इसलिए पहली बात ये मान के चलनी चाहिए कि हर प्रगतिशील राष्ट्र की डगर में चैलेंजेस का होना उसकी अपनी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए होता है, उसको रोकने के लिए नहीं। इसलिए हम हर चैलेंज का पहले सोच विचार करते हैं, क्या चैलेंज हमारे पास आ रहे हैं और उन चैलेंजेस का सही उत्तर क्या है, इसकी तैयारी में हर समय जुटे रहते हैं। बहुत खूब। एक सवाल और लेंगे, किसका सवाल है? Jai Hind sir, I am Cadet Jaya. I want to ask you that as a civilian, do you stick to your principles and how do you balance your military and personal life? जी, शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि हाँ कैसे बैलेंस बिल्कुल, करें। वो ये बड़ा दुरुस्त सवाल है कि हम किस प्रकार से अपनी सिविलियन लाइफ और अपनी सर्विस लाइफ को उसमें कैसे समावेश करते हैं। आपको ये जान के एक नया तजुर्बा हो शायद कुछ को कि इस प्रोसेस में कि हम दोनों जगह समेट सकें, हमारी पत्नियों का बड़ा हाथ होता है। वो सिविलियन रहते हुए भी सामान्य नागरिक से अधिक सोल्जर होती हैं और उनका ये ध्यान रहता है कि किस प्रकार दोनों दायित्व उनके हैं, एक सिविलियन होने के नाते, पेरेंट होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते, घर बार के आदमी के होने के नाते, और किस प्रकार राष्ट्र के रक्षक होने के नाते और उसकी सुरक्षा का दायित्व करने के नाते उनके क्या दायित्व है, इसमें उनकी पत्नी और उनका अपना परिवार भी सभी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जब कभी आप किसी सैनिक को या पूर्व सैनिक को देखें या समझें तो उसको अकेला नहीं, उसको उसके पूरे परिवार को देखें। वो सारे का सारा परिवार एक लक्ष्य के लिए समर्पित है और उस लक्ष्य की समर्पित होने का साहस और इसकी रीढ़ की हड्डी बनकर अपने अगुआ की जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको इन दोनों दायित्वों का निर्वहन करने के लिए क्या शक्ति प्रदान करते हैं और क्या करते हैं। बहुत खूब। और यही आज की इस पेशकश का मकसद भी था कि हम अपनी सिविलियन लाइफ और अपनी अगर हम ऑफिशियल लाइफ कहें तो उसके अंदर जो ज़िंदगी होती है उसको किस तरह से बैलेंस करें, लेकिन उनकी कुर्बानियों को भी याद करें जिनका गुलशन खिला नहीं, कफन भी जिनको मिला नहीं, मज़ार भी जिनके बने नहीं, लेकिन सलाम उन्हें हमारा, सलाम उन तमाम वेटरन्स को और आप दोनों को भी जो आपने हमारे मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी, और हमारे तमाम वेटरन्स और तमाम वो ख़ानदान जिनका ताल्लुक़ हमारे फ़ौजियों से है। आज के इस दिन हम उन सबको सलाम पेश करते हैं और ये तारीख़ 14 जनवरी जिस दिन ये दिन मनाया जा रहा है, ये तमाम मुल्क के लिए है कि हम उनकी बहादुरी को सलाम करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें और अपने तमाम वेटरन्स के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। इसी के साथ मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम एनसीसी कैडेट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए, और इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। मन देख के हंसे, देख के खासे, पल मेरा